हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम सभी को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के एनसीईआरटी के सभी प्रश्न एकदम आसान भाषा में। और इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर को बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो उम्मीद है कि आपने उस चैप्टर को कंप्लीट किया होगा। और अब जाकर हम लोग इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी प्रश्नों को करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी प्रश्न उत्तर हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उन सभी प्रश्नों को भी इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई की संज्ञा में इसे लेकर पढ़िएगा। कहता क्या है, पहला प्रश्न देखिए कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, और इसका जो उत्तर है वो 30 शब्दों में आपको देना है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तरीके से इस आंसर को मतलब इसको लिखना भी होगा। तो देखिए, मानव भूगोल के बारे में मैंने पढ़ाया था कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य और वातावरण दोनों के संबंधों का एक क्षेत्रीय आधार पर क्या करते हैं, तो अध्ययन करते हैं, उसी को मानव भूगोल कहा गया। तो सिंपल उसी टर्म्स को लिख देना था। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन, मतलब अगर आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, और नहीं तो और भी शॉर्टकट चाहिए तो आप इतना लिख सकते हैं कि भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। क्लियर। तो मानव भूगोल के बारे में ऐसे मैंने पूरा ऑलरेडी आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराना था तो मैं आपको समझा दे रहा हूं। यानी कि मानव भूगोल के अंतर्गत मित्रों हम लोग मनुष्य तथा मतलब जो हम लोग हैं, सिंपल सा इतना कहिए ना कि भौतिक पर्यावरण के साथ साथ जितने भी मानवीय गतिविधियां हैं उन सभी का हम लोग जब क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं उसी को मानव भूगोल कहा जाता है। ऐसे मानव भूगोल के मतलब अनेक डिफिनीशन आपके अनेक भूगोलवेताओं द्वारा दिया गया है, तो उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, जो कि एनसीईआरटी में आपका दिया गया है। मतलब एनसीईआरटी एक्सरसाइज में तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया और एग्जामिनेशन में प्रश्न ऐसे भी पूछे जा चुके हैं। मानव भूगोल के विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी बुक में हमें ये भूगोलवेताओं का जो डिफिनीशन है मानव भूगोल का देखने के लिए मिलता है, और इसे डायरेक्टली जिस प्रकार से दिया गया है उसी तरह से आपको क्या करना है, तो याद कर लेना है। चलिए देखते हैं हम लोग, जैसा कि रैडजल साहब ने क्या किया है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है, इसके बारे में बतलाया है। पूरा एक्सप्लेनेशन तो मैंने पिछले वीडियोज में ही करा दिया है, तो समझिएगा, बस इसको ध्यान पूर्वक आप याद कर लीजिएगा। एलएनसी सैंपल, तो एलएनसी सैंपल का कहना है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो एलएनसी सैंपल जो कि रैडजल की ही क्या थी, स्टूडेंट थी, इन्होंने भी अपनी पुस्तक में मानव भूगोल को परिभाषित किया है। क्लियर ना। तो पॉल विडाल डी ला ब्लास द्वारा भी मानव भूगोल को परिभाषित किया गया है। इन्होंने कहा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को ही हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। तो ये तीनों डिफिनीशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। क्लियर। तो मैंने आपको तीनों डिफिनीशन आपको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, और उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न मतलब पूरा समझ में आ रहा होगा, और आपने पिछले वीडियोज में पिछले क्लास में समझ लिया होगा। जो बच्चे नहीं देखें पिछले क्लास को, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन में भी आपको शो कर रहा होगा, वहां से भी देख सकते हैं। देखिए एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार, ये एल्सवर्थ हंटिंगटन साहब जो हैं वो मानव भूगोल में अपना अहम योगदान अदा करते हैं। तो कभी कभी इनका डिफिनीशन भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, जैसे ये लिख देता है कि भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है। इस परिभाषा को किसने दिया है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता द्वारा यह परिभाषा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। क्लियर ना। तो याद रखिएगा, एल्सवर्थ हंटिंगटन साहब द्वारा। तो अभी आपने देखिए क्या क्या पढ़ा। अभी आपने मानव भूगोल को एक मतलब जनरल सा आपने डिफिनीशन पढ़ा कि मानव भूगोल को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको मानव भूगोल को अनेक भूगोलवेताओं द्वारा जो भी इनके डिफिनीशंस आपके सिलेबस में है उसको भी मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से मानव भूगोल को परिभाषित किया गया है। क्लियर। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में आप लोग डिफिनीशन को कभी भूलेंगे नहीं। ये एनसीईआरटी का बहुत फेमस प्रश्न है, और हर एक बार बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, और एनसीईआरटी का ये पसंदीदा प्रश्न बन चुका है। क्लियर ना। तो देखिएगा, कहता है कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए, यानी कि मानव भूगोल जो है वो बढ़कर कि कौन कौन से उपक्षेत्र में अपना मतलब छाप छोड़ता है, या कह सकते हैं कि अपना असर जमाए हुए रहता है। तो आपका देखिए मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र आपके हैं, जैसे सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल। तो ये सब आपको क्या करना है, लगभग याद कर लेना है। ऐसे आपसे पूछेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ज्यादा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों, तो ध्यान देना होगा। चलिए फिर हम लोग बात कर लें अगले प्रश्न की ओर।
तो हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा चौथा नंबर, जो कि बहुत वीवीआई प्रश्न है। और मैं आपको इसका बतला दूं कि आपको बहुत सारे जो भी गेस्ट पेपर वगैरह हैं तो इस प्रश्न का आंसर जो है बार बार आपको गलत देखने के लिए मिलता है। क्योंकि देखिए, मैं जब यहाँ पे वीडियो जब मैं आपको क्लास कराता हूँ तो जितने भी आपके सिलेबस के बुक्स हैं वो सबको, मतलब ये मेरा पहला साल थोड़ी है कि मैं पहले साल पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते पढ़ाते मुझे करीब यूट्यूब पे ही पढ़ाते पढ़ाते 2020 जब हुआ था, मतलब 2021 के बच्चों को पढ़ाया, फिर 22 वाले बच्चों को पढ़ाया, 23 को पढ़ाया, और अभी आप लोग 24 वाले हैं, इन लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब यूट्यूब पे समझिए कि मेरा 3 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? तो मैं इस तरीके से, मतलब मुझे पता है और मैंने बहुत सारे बुक को रिसर्च किया है, पढ़ा है, उसके बाद जाकर मैं सारे टर्म्स को आपको बतलाता हूँ। तो यहाँ पर जो ये मानव भूगोल को सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध जो दर्शाने के लिए कहता है, ये बहुत सारे बुक में आपको सही तरीके से नहीं दर्शाया गया, तो समझ लीजिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा है। और मैं आपको बतला दूं कि अपना पीडीएफ जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये खुद मैं अपने से बनाता हूं, क्योंकि दूसरे हमारे जो और भी लोग हैं, जो हमारे टीम मेंबर हैं, वो लोग इस काम को करते हैं, तो मुझे बखूबी पसंद नहीं आता, मैं खुद अपने आप से करता हूं। तो आपके लिए जो भी कंटेंट बनते हैं वो बेस्ट ही रहते हैं दोस्तों। क्लियर? देखिएगा, मानव भूगोल किस प्रकार से अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो मानव भूगोल अपनी विषय वस्तु तथा उसके विश्लेषण के लिए अनेक सामाजिक विज्ञानों पर निर्भर करता है। यह दूसरे विषयों को क्षेत्रीय संदर्भ प्रदान करता है जिसकी उनकी कमी होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। कहने का मतलब, जैसे देखिए, सामाजिक विज्ञान में आपके जैसे कि इतिहास आपने पढ़ा, समाजशास्त्र आपने पढ़ा, आप मतलब राजनीति शास्त्र पढ़ा, ये सब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही तो आते हैं ना। तो कहता है कि जो मानव भूगोल है किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सामाजिक विज्ञान ना कहते हुए डायरेक्ट विज्ञान की ही बात करें ना, जैसे गणित आपका हो गया, गणित में ही भूगोल का यूज है भाई। आप जैसे मान लीजिए कि अगर आपको देशांतर, अक्षांश, ये सब आपको पता करना है तो उसमें गणित का उपयोग है ना, तो मानव भूगोल का उपयोग उसमें है कि नहीं। तो ऐसे टर्म्स हैं। फिर यहाँ पर हम लोग, हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है वो सामाजिक विज्ञान कर रहा है। जैसे देखिए, भूगोल और इतिहास का संबंध, रिलेशन बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का, जैसे कि अगर हम लोग बहुत सारी बात करें, तो अगर मान लीजिए समय का बात किया जाए, तो हम लोग इतिहास में चल जाते हैं, काल का बात किया जाए तो इतिहास में जाना पड़ता है। लेकिन यही अगर जगह की बात कर दी जाए, जगह के बारे में बोला जाए, तो हम लोग वहाँ का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ही देखते हैं ना, चाहे वो इतिहास की घटना रहे, चाहे कुछ भी रहे, है कि नहीं मैटर। तो याद रखिएगा, भूगोल और इतिहास का भी अपने आप में संबंध है, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान का भी अपने आप में संबंध है। सबका एक्सप्लेनेशन मैंने कर रखा है। भूगोल और अर्थशास्त्र का भी अपने आप में संबंध है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, जैसे कि आदमी की मूल आवश्यकताएं क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान के लिए इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे कि इसके लिए हमारे पास पूंजी होने चाहिए, हमारे पास धन होना चाहिए। और भूगोल में भी आपको वही पढ़ाया जाता है कि आर्थिक क्रियाओं के द्वारा हम लोग किस तरीके से अपने जीवन का निर्वहन कर सकते हैं। तो भूगोल का अर्थशास्त्र से भी संबंध है आपका। भूगोल और समाजशास्त्र का संबंध आपको पता है, भूगोल में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है। समाजशास्त्र अगर हम लोग याद मतलब करें तो समाज के बारे में, किस तरह से हमारी समाज की जो संरचना है, इन सभी को भी भूगोल के अंतर्गत ही रखा जाता है। भूगोल से ये पढ़े नहीं है, मतलब भूगोल की सहायता से ही समाजशास्त्र का भी अध्ययन जो है वो कंप्लीट हो पाता है। क्लियर? अब देखिएगा, भूगोल और जनांकिकीय का संबंध। जनांकिकी मतलब वही जो जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप चैप्टर 4 ही पढ़िएगा, ज्योग्राफी का चैप्टर 4 पढ़िएगा, तो मानव विकास के बारे में पढ़ना है। या आप जनसंख्या संगठन पढ़िएगा चैप्टर 3, तो उसमें भी आपको जनसंख्या संगठन को, उसमें आप पढ़िएगा कि मतलब कितने वर्ष के लोग हमारे यहाँ जीवित, मतलब लोगों के लाइफ स्पेन क्या है, कितनी शिक्षा है, शिक्षा दर क्या है, साक्षरता दर क्या है, सब मतलब पढ़िएगा। कितने वर्ष तक बूढ़े, मतलब बूढ़े का क्या संख्या है, बच्चे कितने जीवित रह रहे हैं, कितने बच्चों में साक्षरता दर है, जन्म दर कितना है, मृत्यु दर कितना है, इन सभी के बारे में आप पढ़ते हैं, जो कि आपको जनांकिकीय में भी पढ़ना होता है। भूगोल और कला का संबंध भी एक दूसरे से है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल देकर इस प्रश्न को अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगला देखिएगा कि मानव के प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको 100 शब्दों में देने के लिए एनसीईआरटी ने बोला है। ठीक, कितने शब्दों में? 100 शब्दों में इस प्रश्न का आंसर आपको देना था। ठीक है, तो मानव के प्राकृतिकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। तो दोस्तों, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मैंने आपको बहुत बार पढ़ा दिया है कि इसमें क्या होता था। इस स्थिति में जो मनुष्य होता था वो प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत
होता था, मतलब प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पे ही डिपेंड होता था। जो भी प्रकृति हमें करवाएगी वो हमें करना होता था। प्रकृति को अपना स्वामी मानना, मतलब एक तरह से मनुष्य जो था वो प्रकृति का दास था। क्लियर? और प्रकृति जो थी वो मनुष्य का स्वामी। तो ये ध्यान में रखना है। इसी चीज को यहाँ पर मैंने लिखा भी है, जो कि पिछले क्लास में भी मैंने आपको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझाया। हालांकि जो बच्चे नहीं क्लास को किए होंगे उनको तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, लेकिन जो क्लास को अच्छे से कर लिए होंगे पिछले क्लास को, उनको तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए, मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। देखिए, प्रकृति के अनुसार मनुष्य जब खुद को ढाल लेता है उसी को कहा जाता है मानव का प्रकृतिकरण। उदाहरण के तौर पे, जब देखिए टेक्नोलॉजी जो होता है, प्रौद्योगिकी जो होता है, वो किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होता है। देखिए, जैसे कि अभी देखिए टेक्नोलॉजी से ही ना पता चलता है कि कौन सा देश कितना विकसित है। तो जो प्रौद्योगिकी होता है किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होता है, और मानव प्रकृति के नियमों का अच्छे ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। ये भी एग्जाम्पल के तौर पे आ गया कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का विकास तो किया भाई, लेकिन नेचर के ही रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे तरीके से समझकर हम लोगों ने प्रौद्योगिकी का विकास किया। क्लियर है ना? अब देखिए, जब प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आपको ढालने के लिए बाध्य था। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बहुत ही आपके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली बातों को बतलाया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया था कि जब प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी निम्न था, मतलब कम था। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जब एसी और कूलर या पंखा का आविष्कार नहीं हो रखा था तब हम लोग क्या करते थे, प्रकृति के अनुसार ही गर्मी अगर ज्यादा करेगा तो गर्मी को सहने को विवश थे। ठंडा पानी भी अगर मतलब नहीं पीने को मिलता था क्योंकि फ्रिज व्रिज वगैरह नहीं थे, वाटर कूलर नहीं था। तो ये सब आपको ध्यान में रखना। इस प्रकार अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। और मैंने आपको बताया भी था कि जिस मतलब अवधारणा में जब मनुष्य क्या होता है, प्रकृति से डरता है और प्रकृति पे निष्पक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से क्या रहता है, निर्भर रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। मतलब पर्यावरण पे निर्भर होना पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाता है। याद रखिएगा, जब पर्यावरण पे आप निर्भर होते हैं उसी को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में बड़ा अच्छा से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध किससे है। देखिए, और भी इसमें पॉइंट है। इस अवस्था में यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद में, या कहिए कि मानव के प्राकृतिकरण में, मानव जो था प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था, डरता था और उसकी पूजा करता था। आज भी हम लोग पूजा करते हैं। और ये बात की जा रही है, जब मानव का प्राकृतिकरण हुआ था उस समय की बात की जा रही थी कि जो मनुष्य था वो प्रकृति के नियमों से डरता था, प्रकृति के नियमों का पालन करता था, उनकी प्रचंडता से भयभीत होता था। अगर पानी भी पीना होता था तो लोग मतलब उनसे आज्ञा लेकर ही पीते थे। आप आज भी देखते होंगे सूर्य भगवान का पूजा करना, पेड़ों की पूजा होती है, जल का पूजा होना, आग का पूजा होना, ये सब नेचर के द्वारा दिया गया चीज है दोस्तों, और इन सब की पूजा की जाती थी। क्लियर? यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती थी। मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते थे। यानी जो भी है, जीवन निर्वहन करना है, आपको जीवन जीना है, तो आपको जितने भी नेचर यानी जो भी प्रकृति के द्वारा दिया गया वस्तु है उसी के आधार पर आप जी सकते हैं। भोजन के लिए आपको कंदमूल फल खाकर ही जीना पड़ेगा, आपको अन्य पशु पक्षियों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, उन्हीं के मांस से आप जी सकते हैं, खाकर जी सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि टोटली रूप से आप क्या हुए, फुल्ली रूप से आप क्या हुए, तो नेचर पे दोस्तों इसमें आपको डिपेंड रहना पड़ता था। जिसमें नेचर पे डिपेंड रहिए उसको पर्यावरणीय निश्चयवाद कहिए या आप मानव का प्रकृतिकरण कहिए। तो याद रखिएगा, मानव का प्रकृतिकरण बोलिए या पर्यावरणीय निश्चयवाद बोलिए, दोनों एक ही शब्द है, आपको बस समझना होगा। इस तरह मानव का क्या हुआ, तो प्राकृतिकरण हुआ था। क्लियर है? जब टेक्नोलॉजी का स्तर निम्न था तो मानव जो था वो प्रकृति के नियमों को मानने के लिए विवश भी था, कह सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो एनी ऑप्शन, यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास। तो क्या करते लोग, तो प्रकृति की प्रचंडता, प्रकृति पे ही पूरे रूप से निर्भर रहना इनकी मजबूरी थी। इसी को कहा गया है मानव का प्राकृतिकरण। अब देखिए, बाद में आपके ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, फेमस सा प्रश्न है, इसका भी उत्तर आपको देने के लिए बोला है। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा कि मानव भूगोल जो है अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी संबंधित है। मानव भूगोल के और भी अन्य उपक्षेत्र हैं, उसी को यहाँ पर केवल थोड़ा सा अपने भाषा में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है। बाकी कोई भी इसमें मतलब लगाने बजाने वाली बात नहीं है कि उतना टेंशन लेना है। देख लीजिए, मानव भूगोल जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। डिफिनीशन हो गया, पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्व को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान,
कल्याण विज्ञान, कल्याण अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सैन्य विज्ञान, कृषि विज्ञान, मतलब इन सब के साथ क्या है, एक से संबंधित है। उसी को कहा गया है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर आपको क्या करना था, टिप्पणी यानी कि एक्सप्लेनेशन देना था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको देना था। क्लियर है, तो इसको समझिएगा। आगे समझते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न आपका कहता है मित्र कि प्रकृति का मानवीयकरण क्या है। देखिए जस्ट अपोजिट, अभी हम लोगों ने मानव का प्राकृतिकरण पढ़ा, अब प्रकृति का मानवीयकरण करा, यानी कि उसमें क्या था कि टेक्नोलॉजी का स्तर निम्न था, इतनी ज्यादा प्रौद्योगिकी नहीं थी, तो मनुष्य क्या था, विवश था, बाध्य था। किस पे बाध्य विवश था, तो नेचर की बातों को मानने पे मनुष्य क्या थे, बाध्य थे, विवश थे। इनके पास देयर इज नो एनी ऑप्शन, मैंने अभी आपको बोला, तो कोई ऑप्शन नहीं था कि जिसकी सहायता से वो मतलब प्रकृति की दास्ता से, प्रकृति की गुलामी से आजाद हो सके। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे दोस्तों टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। ठीक है, मानव ने तकनीक का विकास किया और ये जो नेचर की बंदिशें जो हमारे ऊपर थी, नेचर का जो हम लोगों के ऊपर कंट्रोल था, नेचर हम लोग को पकड़ के रखी हुई थी, उससे आज़ादी मिला और लोगों ने क्या किया कि प्रकृति का मानवीयकरण होना शुरू हो गया। तो देखिए प्रकृति का मानवीयकरण, मानव का तकनीकी को अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना, इसी को कहा गया प्रकृति का मानवीयकरण। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकृति का मानवीयकरण से क्या समझते हो दोस्त, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर से आप क्या समझते हो, तो आपको सिंपल बोलना है कि देखिए भैया ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर से हम लोग यही समझते हैं कि जब प्रकृति के नियमों को ना मानते हुए मनुष्य ने क्या किया, खुद तकनीकी का विकास किया और तकनीक को अपनाकर प्रकृति को अपने आप अनुसार ढालने का प्रयास किया, इसी को कहा गया प्रकृति का मानवीयकरण। क्लियर, एग्जाम्पल के तौर पे लिख देखिए, जैसे पहले के जमाने में हम लोगों ने पढ़ा मानव के प्राकृतिकरण में कि अगर नदी पार करना होता था तो बरसात सूखने, पानी सूखने का इंतजार करना होता था। लेकिन आज क्या है दोस्त, आज उस पर आप देखेंगे कि पुल बन जा रहा है, आज आप देखेंगे कि नाव हो गया है, जिससे कि आप आराम से उसको पार कर सकते हैं। क्लियर ना, तो यही है। जैसे कृषि के क्षेत्र में भी आप देख लीजिए, पहले डायरेक्ट रूप से लोग होते थे, वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहते थे, लेकिन आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हो चुकी है, इतनी सुविधाएं हो चुकी है कि आप बाय द हेल्प ऑफ समरसेबुल, मतलब बहुत सारी आपके पास हो गए, बोरिंग के द्वारा आप क्या करते हैं तो कृषि भी कर लेते हैं। नगर का निर्माण हो गया, पुलों का निर्माण, महासागरों का समुद्री मार्ग के रूप में, अंतरिक्ष में उपग्रह का प्रेक्षण, ये सब आपके क्या है, तकनीकी को अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढालने की तैयारी या ढालने को जो कहा गया, तकनीक को अपनाया गया, इसी को कहा गया प्रकृति का मानवीयकरण। समय के साथ मानव बेहतर तकनीक विकसित कर लेता है और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देता है, पॉसिबिलिटीज को जन्म दिया, संभावनाओं को जन्म दिया, इसी को कहा गया प्रकृति का मानवीयकरण। प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव उनका उपयोग करते हैं तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीयकरण हो जाता है। यानी कि नेचर जो है, प्रकृति जो है, हम लोग को अवसर देती है और हम लोग उसका उपयोग करते हैं और धीरे धीरे जो प्रकृति का होता है दोस्तों, नेचर का जो होता है दोस्तों, वो ह्यूमनाइजेशन हो जाता है। नेचर जो होता है वो ह्यूमनाइजेशन, यानी कह सकते हैं कि प्रकृति जो होती है वो मनुष्य की गुलाम हो जाती है, यानी प्रकृति मनुष्य का दास हो जाता है, यानी कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का स्वामी बन जाता है। मनुष्य जो है प्रकृति का स्वामी बन जाता है, इसी को कहा गया ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। और दूसरे शब्दों में बोले तो मनुष्य ने संभावनाओं को जन्म दिया, इसीलिए इस विचारधारा को हम लोग संभववाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, संभववाद विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए निश्चयवाद संकल्पना की व्याख्या कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया था पर्यावरणीय निश्चयवाद वही बोल रहा है जो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर था। समझ लीजिएगा, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के बारे में मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया है। अगला देखिएगा, कहता है संभावनावाद या संभववाद विचारधारा क्या था। तो दोस्तों संभावनावाद या संभववाद विचारधारा जो था दोस्तों, यही जो अभी मैंने आपको बताया था कि जब मानव तकनीकी को अपनाकर संभावनाओं को जन्म देना शुरू करता है, उसी को संभावनावाद के अंतर्गत रखा जाता है। तो याद रखिएगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से। अब देखिए नौ निश्चयवाद संकल्पना जो कि VVI है, और इसी के साथ ये प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, तो फिनिश हो जाएगा। फिर आपको इस चैप्टर में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और आपने अगर इन दोनों वीडियोस को कर लिया, दोनों क्लासेस को कर लिया, तो समझिए कि आपके चैप्टर फर्स्ट फुल्ली कंप्लीट हो गए हैं। क्लियर। और जल्द ही हमारी कोर्स लॉन्च हो जाएगी। कोर्स के लिए आप क्या करेंगे, हमारे इस नंबर पे 9523297596 पे आप कांटेक्ट कर लेंगे और इससे आपको कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए बहुत समय हो चुके हैं दोस्तों, और बहुत सारे बच्चों का हमारे पास से अच्छे मार्क्स आते ही आते हैं। तो बतलाने की आवश्यकता नहीं, आप खुद चैनल को ढूंढिएगा तो आप पुराने वीडियोस को देखिएगा, उसके कमेंट सेक्शन से आपको पता चल जाएगा
कि सर कैसे पढ़ाते हैं, या खुद आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। देखिए खैर हमारी बात है नौ निश्चयवाद की ओर, तो नौ निश्चयवाद संकल्पना की व्याख्या करना था। तो समझ लीजिएगा नौ निश्चयवाद इस विचारधारा के जो जनक है वो ग्रिफिथ टेलर महोदय को माना गया है, और यह विचारधारा जो है वो पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद दोनों जो विचारधारा था उन दोनों के बीच के मार्ग को प्रशस्त करते। मैंने आपको बताया था ना कि एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि जिसमें क्या हुआ कि लोग प्रकृति को पूजा भी करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, और दूसरा जो था उसमें था क्या कि लोग टेक्नोलॉजी का विकास करके अंधाधुंध विकास कर रहे थे, तो और पेड़ों की कटाई ये सब हो जा रहा था। तो फिर क्या हुआ कि अमेरिका के ग्रिफिथ टेलर महोदय साहब ने क्या किया कि एक विचारधारा को जन्म दिया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नव निश्चयवाद की विचारधारा को प्रस्तुत किया, और उन्होंने बताया कि देखिए आप अपना विकास कीजिए भैया, लेकिन आप नेचर से आप अलग होकर नहीं रह सकते हो, इसलिए नेचर को बर्बाद करना, नेचर को खत्म करना, विनाश करना, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। तो इसके उपरांत उन्होंने एक अपनी संकल्पना प्रस्तुत की, उन्होंने अपनी एक विचारधारा प्रस्तुत की, और अकॉर्डिंग टू दिस ये कहा गया कि यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर होकर रह सकता है और न ही प्रकृति से स्वतंत्र रहकर जी सकता है। प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना एवं उसे विनाश से बचाना होगा। प्राकृतिक देनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। उदाहरणार्थ औद्योगिकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना चाहिए। मतलब कि आप अपना तो विकास कीजिए ही कीजिए, लेकिन नेचर को भी मद्देनजर ध्यान रखिए। उसी को कहा गया नौ निश्चयवाद संकल्पना। तो उम्मीद है कि अगर आपने दोनों वीडियोस को अच्छे से किया होगा तो कहीं पे किसी तरह का एक भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपको कहीं पे किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइए, लेकिन कोई प्रॉब्लम होना तो नहीं चाहिए। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो फिनिश हो गया। बस अगले क्लास में मैं आपको क्या करूंगा, लाइव में आपको ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, और ऑब्जेक्टिव कराने के बाद इस चैप्टर को हम लोग बाय बाय अलविदा बोलेंगे, और फिर हम लोग सेकंड चैप्टर की ओर अपना रुख को मोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्लास को करते रहेंगे। और हाँ, आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने मित्रों को जोड़िए, क्योंकि नए बच्चे अभी हमारे पास बहुत कम है। आप देख रहे होंगे वीडियोस पे बहुत ज़्यादा मतलब कम ही ऑडियंस का जो एक्टिवनेस है वो देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा बच्चे आएंगे दोस्तों, और क्लासेस को करेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।